चोल साम्राज्य, रहस्यमयी नगरी। क्या आप जानते हैं कि हर सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी की हो या फिर हड़प्पा की या फिर मोहनजोदाड़ो की, हर सभ्यता अपने साथ लाती है एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सभ्यता ही तो है जो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, कभी अपनी कलाओं से तो कभी अपने रोचक किस्सों से। हमारे भारत का इतिहास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जो हमें कदम दर कदम एक नए किस्से से जोड़ता चला आया है। कितने ही राज्य, कितने ही वंश इसका हिस्सा रह चुके हैं। कभी सम्राट अशोक महान, तो कभी अकबर बादशाह। किसी ने जीत के लिए राज्यों पर चढ़ाई कर दी, तो किसी ने उस राज्य से दोस्ती। किसी ने अपनी कूटनीति से मगध राज्य का निर्माण किया, तो किसी ने अपने बल के प्रयोग से मराठों का परचम लहराया। सत्ता का यही खेल चलता रहा, लेकिन कभी रुका नहीं। और हर बार इस देश की मिट्टी ने एक नए युग को अपना लिया। ऐसा ही युग था चोल साम्राज्य का। हमें इस वंश के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का यह काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यही वंश था। इस वंश के राजाओं ने न केवल भारत में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से भागों को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था, जिनमें से श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा भी शामिल है। इस वंश के शासकों की एक बहुत ही खास बात थी कि वो जिस राज्य में अपनी जीत हासिल करते थे, अपने ध्वज के साथ वो एक मंदिर का निर्माण अवश्य करवाते और उस मंदिर के नाम को अपनी उपाधि से जोड़ देते थे। ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। इसी वंश के एक राजा थे, अरुल मोजही वर्मन। इस वंश के राजा बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले। इसलिए ये लोग नदियों का बहुत ही सम्मान करते थे। अरुल मोजही वर्मन घूमते घामते बंगाल पहुंच गए और चढ़ाई कर दी अपनी बहुत ही छोटी सी सेना के साथ। वैसे उन्हें छेड़ा बंगाल के राजा नहीं था, तो ये भी कहां पीछे हटने वालों में से थे। इन्होंने भी अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया और उनके छक्के छुड़वा दिए। बंगाल के राजा ने हार मान ली और उनसे कहा कि आप तो बड़े राज्य के नरेश हैं, आपको यहां आके राज करने की क्या जरूरत। तो उनका जवाब था, मैं तो यहां बस गंगा जल लेने आया था। युद्ध की शुरुआत तो आपने की, तो मुझे भी जवाब तो देना ही था, वरना यह मेरा भी अपमान होता। उन्होंने एक छोटी सी बोतल में जल लिया और वहां के राजा को बोले, भले ही यह राज्य अब मेरा है, पर शासन आप करिए अपने हिसाब से। जैसे आप पहले रहते थे वैसे रहिए। इतना बोल के वो जल लेके अपने देश चले आए। वहां एक कुंड बनवाया और बंगाल से लाए गंगा जल को उस कुंड में मिला दिया और उसको नाम दे दिया गंगई कोंडपुरम, और खुद को उपाधि दी गंगई कोंड की, जिसका मतलब होता है गंगा को जीतने वाला। तो ऐसा था ये चोल वंश, जहां बहुत प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने प्रताप से इस वंश को आगे बढ़ाया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि चोल वंश बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, तो ये अपने हर काम को करने से पहले अपने राज ज्योतिषी से सलाह मशवरा जरूर करते थे। पूजा पाठ इनकी दिनचर्या का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। कहीं कहीं तो ये प्रूफ भी मिले हैं कि चोल वंश के मंदिरों में अपने देवता की मूर्ति के साथ अपने राजा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी भी मूर्ति रखी जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। इस वंश में कई राजा हुए हैं, पर चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं आदित्य कारिकलन से। आदित्य करिकलन सुंदर चोला के सबसे बड़े बेटे थे। वो बहुत ही तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान थे। एक राजा के उनमें सारे गुण थे। आदित्य करिकालन देखने में बहुत ही आकर्षक थे। राज्य की कई लड़कियां इन पे मरती थी, पर आदित्य करिकालन का दिल तो किसी और ही अप्सरा ने जीत रखा था। सुंदर चोल अपने राजकाज संभालने की जिम्मेदारी को पूरा कर चुके थे और अब चोल वंश को इंतजार था अपने नए राजा का। सारा राज्य जानता था कि सुंदर चोल के बाद गद्दी पे बैठने का हक अब उनके बड़े पुत्र आदित्य कारिकालन का है। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाए? ऐसा ही कुछ हो रहा था इस वंश में भी। षड्यंत्रकारियों का ग्रुप पूरी तरह तैयार हो चुका था अपने साजिश को अंजाम देने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं उन्हीं के देश में। कहानी को सुनने में ज्यादा मजा आएगा जब आप हमारे साथ चलेंगे उस टाइम में जहां यह सब हो रहा था। तो फिर आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप चोल राज्य में हैं, जहां हर दिन हर पल एक नई कहानी बन रही हो। तो चलिए बैठ जाते हैं हम अपनी टाइम मशीन में, जो हमें ले जाएगा 9th सेंचुरी में। बीच बीच में हम वापस भी आएंगे, नहीं तो पता चला कि हम वहीं रह गए।
पूरा महल जानता है कि महाराजा सुंदरचोल काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। आदित्य करिकालन, जो कि इस समय नॉर्थ कमांड के जनरल हैं कांची में और वहां की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुंदरचोल के दूसरे पुत्र अरुल मोजही श्रीलंका में हैं। चोल वंश के सबसे बड़े दुश्मन पांड्यन को इस बात की खबर लग चुकी है कि महाराजा सुंदरचोल इस समय महल में अकेले हैं, बहुत बीमार हैं और अपाहिज भी। जी हां, सुंदरचोल के दोनों पैरों को लकवा हो गया है। ऐसे में जहां हर पग पे विरोधी एक अवसर की तलाश में है कि महाराज की हत्या कर दी जाए और दोनों पुत्रों की अनुपस्थिति में चोल राज्य पर हमला कर दिया जाए, वहीं दूसरी ओर आदित्य करिकालन को कुछ ऐसा पता चलता है कि वो कांची से सब कुछ छोड़ के मदुरई की ओर कूच करता है। मतलब वो पांड्यन राज्य की ओर बिना किसी को कुछ बताए निकल पड़ता है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। वहीं महल से गुप्तचरों को यह संदेश लेके भेजा जाता है कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दोनों पुत्र तुरंत महल के लिए प्रस्थान करें। ऐसा ही एक गुप्तचर आदित्य करिकालन भेजते हैं महल की तरफ। यह व्यक्ति आदित्य का सबसे करीबी दोस्त बंदिया ठेवन है। बंदिया ठेवन इस कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है, जिसकी ईमानदारी चोल वंश के लिए साफ झलकती है। इसकी सूझबूझ से न केवल आदित्य बल्कि महाराजा सुंदरचोल भी काफी प्रभावित थे, इसलिए राज्यसभा के कई ओहदेदार बंदिया ठेवन से बहुत जलते हैं। बंदिया ठेवन की आंख कान हमेशा खुले रहते थे, उसे हर बात की खबर रहती थी। कहते थे कि चींटी के चलने की भी आहट बंदिया ठेवन को लग जाती थी। इसीलिए महाराज सुंदरचोल की बीमारी की खबर सुनते ही वो राजमहल की ओर बढ़ जाते हैं। बंदिया ठेवन को पांड्यन द्वारा रचाई जा रही साजिशों की भनक लग चुकी थी और उसे महल के ऊपर मंडरा रहे खतरे का भी अंदाजा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी पांड्यन के राज्य मदुरई की ओर निकल पड़े हैं। गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि महल पे हमला होने वाला है। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जब दोनों पुत्र राजमहल में नहीं है तो किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर एक व्यक्ति था जो दोनों राजकुमारों के न होने पर भी इस राजमहल के कार्यभार को और ऐसी गंभीर स्थिति को बहुत ही मैच्योरिटी से संभाल रहा है, या यूं कह लें कि संभाल रही है। और वो है महाराजा सुंदरचोल की बेटी कुंदबई। जहां पांड्यन हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे, वहीं कुंदबई भी तैयार है परिस्थिति का सामना करने के लिए। तभी बंदिया ठेवन आते हैं और आदित्य करिकालन द्वारा भेजे गए संदेश को महाराजा और राजकुमारी कुंदबई को बताते हैं। माथे पे छाई परेशानी की लकीरें अब मिट चुकी हैं। वहीं पांड्यन जो हमले को तैयार थे, अपनी सेनाओं को पीछे लेने लगते हैं। महल में एक सुकून, एक शांति है। वहीं पांड्यन सेना में हमें डर देखने को मिल रहा है। डर तो लग रहा है मुझे भी मेरे घर जाना है। टाइम मशीन चले क्या? सबकी निगाहों में जैसे खून भरा हुआ है। अभी यहां से नहीं गए तो मेरी भी शामत आ जाएगी। दोबारा फिर आ जाएंगे, थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा तब तक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिस्थितियां अचानक से बदल गई? क्या खबर सुनाई बंदिया ठेवन ने महाराजा को? आखिर क्यों गया आदित्य मदुरई? ऐसा क्या पता चला उसे और ऐसा क्या कदम उठाया आदित्य करिकालन ने? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे अपनी आगे की कहानी में। लेकिन इससे पहले तक हम आपको बताएंगे कि आखिर में ऐसी भी क्या टेक्निक थी इनके पास कि इन लोगों ने 1500 सालों तक राज किया। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा इनका कि इतने बड़े साम्राज्य को 1500 सालों तक संभाल लिया। इतने युद्ध जीते, वो भी समुद्री। इसका मतलब इनकी नेवी भी काफी दमदार रही होगी। तो चलिए, चोल वंश की कहानी से पहले आपको सुनाते हैं इनके राज्य को संभालने के तरीके को। तब यह कहानी आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए चोल वंश की कुछ अनकही दास्तान, सिर्फ कुकू एफएम पर। चोल वंश की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था। तो इस एपिसोड में आप और हम अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कहानी सुनाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर किस वजह से इन्होंने 1500 सालों का इतना लंबा सफर तय कर लिया। इसका मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही कमाल का रहा होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं इनके तौर तरीकों को, तभी तो मजा आएगा ना। आज चोल वंश के इस नए सेवक की छुट्टी। आज ये सेवक अपनी दुनिया में रहकर पॉपकॉर्न के साथ सुनेगा चोल वंश का ये एपिसोड और जानेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 6ठी शताब्दी के बीच में साउथ इंडिया के जिन शासकों का राज्य रहा, मतलब जिस वंश ने रूल किया, वो हैं पल्लव, चालुक्य और पांड्य। पल्लवों की राजधानी कांची
चालुक्यों की बादामी और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, जो प्रेजेंट में तंजौर है। और साउथ मतलब केरल में चेर लोग रूल कर रहे थे। कर्नाटक में कदम तथा गंग वंशों का शासन था। इस टाइम में गंग शासक मोस्टली राष्ट्रकूटों के अंडर थे या उनसे मिले हुए थे। राष्ट्रकूट का इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बोलबाला था। पल्लव, पांड्य तथा चेर के साथ मिलकर राष्ट्रकूटों के अगेंस्ट प्लानिंग किया करते थे। इनमें से कुछ शासकों, खासकर पल्लवों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं भी थी। पल्लवों ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा ट्रेडिंग रिलेशनशिप बना रखा था और उन्होंने बिजनेस और कल्चरल संबंधों को बढ़ाने के लिए कई राजदूत मतलब एम्बेसडर्स भी चीन भेजे। पल्लव भगवान शिव के उपासक थे और इन्होंने अभी के चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में कई मंदिरों का निर्माण किया। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें चोल वंश का जिक्र तो कहीं किया ही नहीं है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन सारे शासकों ने पूरे साउथ इंडिया के साथ साथ मिडिल इंडिया के भी कुछ पार्ट्स पर अपना रूल कर लिया था। तो अब जब चोल राजाओं की एंट्री होती है तब आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे इस पूरे एरिया को अपने अंडर में कर लिया। चोल राज्य के संस्थापक विजयालय चोल हैं और ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इस वंश की स्थापना बहुत साल पहले करिकलन द्वारा कर दी गई थी। बहुत ही बहादुर योद्धा थे। इन्होंने सबसे पहले सी रूट से श्रीलंका पे धावा बोला था। करिकालन ने काफी साल तक राज किया, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि इनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे कि इस गद्दी को उस तरह संभाल पाते जैसे करिकालन ने संभाला था। और रिजल्ट यह हुआ कि इन पर चारों तरफ से हमले होने लगे और यह राज्य कहीं दब के रह गया। लेकिन जब विजयालय चोल आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। उन्होंने पहले खुद को ट्रेनिंग दी, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिकल सभी पहलुओं पर अपनी पकड़ बनाई और फिर कर दिया पल्लवों पे आक्रमण और अपना खुद का राज्य स्थापित किया। चोल वंश ने साउथ इंडिया में शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। लंका पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ इनका मालदीव पर भी अधिकार हो गया। इनका साम्राज्य 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। चोल साम्राज्य का विस्तार 9वीं शताब्दी में जोरों शोरों से हुआ। इनके पास शक्तिशाली नौसेना मतलब नेवी थी और जिसकी वजह से इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादा से ज्यादा एरियाज को भी जीत लिया। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तक अर्थात 12वीं ईस्वी के मिडिल तक चोल शासकों ने न केवल एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया बल्कि आर्ट और कल्चर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी। इस राज्य की कोई एक परमानेंट कैपिटल नहीं रही। जैसे जैसे किसी भी राज्य को जीत लेते या फिर जहां रहने लगते उसके ही सेंटर को अपना कैपिटल बना लेते। चोलों के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि उनका शासन वेल ऑर्गेनाइज्ड था। राज्य के सबसे बड़े अधिकारी की पोजीशन राजा की होती थी, जो मिनिस्टर्स और स्टेट ऑफिशियल्स की एडवाइस से शासन करता था। गवर्नेंस के अकॉर्डिंग सारा राज्य बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड था। मंगलकोट्टम या बलनाडुओं में बटे होते थे। इनके बाद की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के अकॉर्डिंग नाडु यानी जिला, कुर्रम यानी ग्राम समूह एवं ग्रामम थे। चोल राज्यकाल में इनका शासन पब्लिक मीटिंग्स द्वारा होता था। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा कही जाती थी। इनके मेंबर्स गांव के ही रहने वाले लोग होते थे, मतलब लोकल पीपल। सभा की एग्जीक्यूटिव काउंसिल आड़ुगणम का सिलेक्शन ये लोग अपने में से करते थे। उत्तर मेरूर के रिकॉर्ड से उस ग्राम सभा के फंक्शंस आदि का अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उत्तर मेरूर ग्राम शासन सभा की 5 उपसमितियों यानी सब कमिटीज द्वारा होता था। और हाँ, इनके मेंबर्स को सैलरीज नहीं मिलती थी और वो केवल 1 साल तक ही काम कर सकते थे। ये अपने शासन के लिए स्वतंत्र थे, मतलब राजा भी इनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ये फ्री रूलर थे केवल उस एरिया तक के। चोल राजाओं ने सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए और नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय बनवाए यानी डैम्स बनवाए। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम के समीप एक झील खुदवाई जिसका बांध 16 मील लंबा था। इसको 2 नदियों के जल से भरने की व्यवस्था की गई और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए स्टोन सिस्टम और नहरें बनाई गई और वहां से आने जाने के लिए राजपथ और नदियों पर घाट भी निर्मित हुए। सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। सोशल सिस्टम को धर्मशास्त्रों के ऑर्डर्स और आइडियल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की जाती थी। इंडस्ट्री और बिजनेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वलंगे और इडंगे। स्त्रियों पर सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। वो प्रॉपर्टीज की ओनर होती थी।
उच्च वर्ग के पुरुष बहुविवाह करते थे। सती का प्रचार था। मंदिरों में गुणशीला देवदासियां रहा करती थी। समाज में दास प्रथा प्रचलित थे। दासों की कई कैटेगरी होती थी। आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। नाना देश तिशैया यरतु इंजुरुम्बर व्यापारियों की एक बहुत बड़ी कैटेगरी थी, जो बर्मा और सुमात्रा तक बिजनेस करती थी। चोल सम्राट शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। उन्होंने बौद्धों को भी दान दिया। जैन भी शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन और प्रचार करते थे। चोल वंश की सेना काफी बड़ी थी। उनके पास टोटल 1,50,000 सेना थी, जिसमें बहुत सारे घोड़े भी शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने घोड़े अरब से मंगवाते थे, जिससे बाद में चलकर इन्हें काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। ये युद्ध में हाथियों का काफी कम यूज करते थे। पैदलों की काउंटिंग्स ज्यादा थी, लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी नौसेना, मतलब इनकी नेवी। उस समय पर इन्होंने अपनी नौसेना के बल पर विदेशी कंट्रीज को जीता था और सी रूट से ही बिजनेस भी करते थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये काफी धार्मिक टाइप के थे, तो इसलिए इन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलीश्वरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर भी शामिल है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, आर्किटेक्चर और सेंट्रल डोम से लोगों को अट्रैक्ट करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इस राज्य को क्यों गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है और क्यों बहुत सारे राज्यों की नजरें हमेशा से चोल राजाओं पर गड़ी रहती थी। तो चलिए बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जिसका जिक्र हमने अपने पहले एपिसोड में किया था। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी सेना के पीछे हटने की और उस शांति में ऐसा भी क्या राज छिपा था। जानने के लिए सुनते रहिए चोल वंश की रहस्यमयी कहानी सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। आदित्य करिकालन और नंदिनी। जैसा कि हम पहले के एपिसोड में बता चुके हैं कि सुंदर चोल की बीमारी और दोनों राजकुमारों के महल में न होने का फायदा उठाकर पांड्यन राज्य चोल साम्राज्य पर हमला करने वाला था। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि पांड्यन की सेना पीछे हट जाती है। वहीं दूसरी ओर आदित्य करिकालन भी मदुरई की ओर बढ़ चुका था। तो क्या तैयार है आप अपनी टाइम मशीन के साथ? फिर चलिए चलते हैं अपने राजा की नगरी में। अरे हम चोल वंश के सेवक हैं भाई, ज्यादा समय तक महल से दूर रहना सही नहीं है, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रात्रि का आखिरी प्रहर चल रहा है, जहां हम देखते हैं कि पांड्यन सेना एक ओर शांत खड़ी है, दूसरी ओर सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें मात्र 8 से 10 लोग हैं आते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे सेना की वो छोटी सी टुकड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उजाला भी बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सबसे आगे वाले घुड़सवार की गति थोड़ी तेज होती है और उसके हाथ में कुछ है। जैसे ही वो घुड़सवार आगे आके रुकता है तो नजारा एकदम चौंका देने वाला था। ये घुड़सवार कोई और नहीं, सुंदर चोल के बड़े बेटे आदित्य करिकालन है और उनके हाथ में पांड्यन के राजा वीर पांड्यन का सर है, जिसे आदित्य करिकालन ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। पांड्यन सेना इस नजारे को देखकर एकदम सहम जाती है। वहीं महाराज सुंदर चोल का सीना गर्व से फूल उठता है। आदित्य करिकालन को वंद्याठेवन ने इस साजिश की बहुत पहले ही जानकारी दे दी थी। आदित्य करिकालन बस अवसर की तलाश में थे और यह अवसर उन्हें तब मिलता है जब उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि वीर पांड्यन युद्ध पे जाने से पहले किसी से मिलने एक गुप्त स्थान के लिए निकले हैं। वो उससे मिलके ही युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। आदित्य करिकालन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि वीर पांड्यन किसी छोटी सी झोंपड़ी में है। वो नजदीक जाता है और कुछ सुनने का प्रयास करता है। उसे यह आवाज बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही है और करीब से और ध्यान से सुनने पर उसे क्लैरिटी मिल जाती है कि यह वही आवाज है जिसे वो कहीं भी और किसी भी भीड़ में पहचान सकता है। लेकिन वो यहां क्यों है? यह बात उसके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आदित्य करिकालन ने इसके यहां होने की तो कल्पना भी नहीं की थी। वो तो कुछ और ही सोच के यहां आया था। उसे तो यह खबर मिली थी कि कोई भेदी है, लेकिन क्या यह भेदी यही है? हो सकता है यह उसकी कोई गलतफहमी हो, इसलिए वो बाहर कुछ देर वेट करता है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुनता जा रहा है, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अपने साथ हुए धोखे का एहसास भी
और जैसे ही वीर पांड्यन कहता है कि आज वो चोल वंश को तबाह करके ही लौटेगा, तभी आदित्य करिकालन झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और अपने थोड़े बचे हुए भ्रम को विश्वास में बदल लेता है। वो कोई और नहीं, नंदिनी है। वही नंदिनी जिससे आदित्य करिकालन 12 वर्ष की उम्र में अपना दिल लगा बैठा था और आज तक उसने किसी और को अपने दिल में आने की इजाजत नहीं दी। उसे तो लगा था कि नंदिनी भी उससे प्यार करती है। तो क्या वो धोखा था? और फिर आदित्य अपनी यादों के सहारे अपनी उस उम्र में पहुंचता है जब उसने पहली बार नंदिनी को देखा था। 12 साल की उम्र में पहली बार आदित्य करिकालन नंदिनी से मिलते हैं और उन्हें पहली ही नजर में नंदिनी से प्यार हो जाता है। नंदिनी थी ही ऐसी। जब आदित्य ने नंदिनी को देखा था तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो कोई अप्सरा धरती पे आ गई हो। नंदिनी की सुंदरता के कायल केवल आदित्य ही नहीं बल्कि वहां के कई छात्र हो चुके थे। उसके क्लास में आते ही सारा माहौल बदल जाता था। नंदिनी बला की खूबसूरत थी। लंबे काले घने बाल जो हर बार उसके चेहरे पे आ आकर उसे तंग करते थे। आंखें इतनी गहरी कि डूब जाने का मन करे। आवाज में वो मधुरता कि कोयल की कूक भी उसके आगे फीकी लगे। रंग रूप में उसका कोई तोड़ न था और जितनी खूबसूरत वो अपने अंगों से थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाली स्टूडेंट्स में से थी। नंदिनी को पढ़ाई का सच में बहुत शौक था। भले ही वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी शिक्षा दीक्षा मतलब स्टडीज रॉयल फैमिली से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ ही करवाई। नंदिनी शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी और उसे यह भी पता था कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। नंदिनी भी इसलिए खूब मेहनत करना चाहती थी और वो हासिल करना चाहती थी जिसके वो हकदार है। लेकिन नंदिनी ने भी पहली बार आदित्य को देखा था तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गई थी। दोनों ने पहली बार में ही एक दूसरे की आंखों में वो झांक लिया था जिसको कभी कभी सामने से कह पाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन वो समय आज की तरह नहीं था कि आपने किसी को पसंद किया और तुरंत जाके प्रपोज कर दिया। लोगों को महीने लग जाते थे एक हाय बोलने में। और आज के समय की तरह मोबाइल तो था ही नहीं कि अगर सामने से कुछ बात नहीं कर पा रहे तो मोबाइल नंबर निकाला और टेक्स्ट कर दिया। चिट्ठियों का जमाना था और आगे से चिट्ठी तो दे नहीं सकते थे, तो किसी दोस्त का सहारा लेना पड़ता था। आदित्य के पास तो दोस्तों की लाइन थी, लेकिन नंदिनी बहुत ही रिजर्व टाइप की थी। वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने जाती थी और स्कूल का टाइम अप होने के बाद सीधे घर, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा रखी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं को परिपक्व कर रही हो। डांस, युद्ध कला, इकोनॉमिक्स, हर तरह की क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी उसने। राजकुमार आदित्य तो बस किताबी बातें सीखने आते थे, क्योंकि बाकी की क्लास तो उनकी राजमहल में लगती थी। इसलिए नंदिनी और आदित्य के पास वही टाइम होता था जब वो स्कूल में होते थे। समय बीतता गया और आंखों आंखों के इस प्यार ने एक बार दोनों को अकेले मिलने का समय दे दिया। दोनों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों को एक दूसरे के दिल का हाल पता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और नजदीकियां भी। दोनों का प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर था। आदित्य ने नंदिनी को विश्वास दिलाया कि वो उससे ही शादी करेगा और अपने दिल में उसकी जगह वो किसी और को नहीं देगा। जहां एक ओर नंदिनी और आदित्य अपने प्रेम को नया नाम दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजमहल तक इन दोनों के प्रेम की चर्चा भी बड़े जोरों शोरों से होने लगी थी। अब माँ बाप को अपने बेटे से और उससे जुड़े हर शख्स से अलग ही लगाव रहता है, परंतु जब मान सम्मान की बात आती है तो उनका भी नजरिया बदलने में देर नहीं लगती। फिर बात चाहे बेटे के प्यार की ही क्यों ना हो। मां तो चलो एक बार पिघल भी जाए, परंतु पिता, और वो भी चोल वंश के राजा, जो धर्म अधर्म और नाम खानदान के बिना तो किसी के यहां का पानी भी ना पिए। नंदिनी को अब डर लगने लगा था कि कहीं उसे और आदित्य को अलग ना कर दिया जाए, इसलिए वो आदित्य से विवाह करने की जिद करने लगी। लेकिन आदित्य ने उसे आश्वासन दिलाया कि ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं विवाह करूंगा और वचन देता हूं कि तुम्हारे सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगा। नंदिनी को आदित्य पे पूरा भरोसा था, पर अपनी किस्मत पे नहीं। उसे लगता था कि जब उसे उसके असली माँ बाप ने ही अपने पास नहीं रखा तो कोई और तो क्या ही उसे सम्मान देगा। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि किसी बच्चे को उसके माता पिता की जानकारी ना होना कितना अपमानजनक होता है। आदित्य ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपने माता पिता से नंदिनी के बारे में बात की और कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसी से विवाह करेगा। पहले तो माता पिता ने मना कर दिया, परंतु आदित्य द्वारा जिद करने पर दोनों मान गए और नंदिनी को राजमहल मिलने के लिए बुला लिया गया।
सैनिकों द्वारा नंदिनी को राजमहल में लाया गया। उसकी खूबसूरती देखकर राजसभा में बैठे सभी लोग मोहित हो गए। सुंदर चोल ने भी जब देखा तो देखते ही रह गए और थोड़ा सहम भी गए, जैसे न जाने क्या ही देख लिया हो। जहां नंदिनी ने अपनी खूबसूरती और हाव भाव से पूरे राजमहल को रोशन कर रखा था, वहीं उसकी बुद्धिमानी और राजनीति की समझ को लेकर सभा में बैठे सभी लोग हैरान भी थे। परंतु सुंदर चोल तो जैसे अलग ही दुनिया में चले गए थे और बस उसे देखे जा रहे थे। कुंदवाई को नंदिनी जरा भी रास नहीं आई, इसलिए उसने विवाह न होने का प्रस्ताव रखा। माता वामन देवी भी उससे प्रभावित थी, किंतु उन्हें ज्योतिष की कही वो बात याद आ गई, जिसके कारण उन्होंने भी इस विवाह से इनकार कर दिया और तय किया कि इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। आदित्य इस बात से बहुत नाराज हो जाता है, किंतु उसकी एक नहीं चलती। वहीं नंदिनी को चोल राज्य छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। उसके बहुत मिन्नतों के बाद भी उसकी एक ना सुनी गई। आदित्य को नजरबंद रखा गया। दोनों के मिलने पर पाबंदियां लग चुकी थी। नंदिनी का डर सच हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लोग उसे बड़ी ही अजीब निगाहों से देखने लगे थे। हर कोई उसे पाना चाहता था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सबकी नजरों में नंदिनी राजमहल से निकाली गई औरतों की गिनती में आ चुकी थी, जिसके सम्मान की धज्जियां पूरी राजसभा में उड़ाई गई थी। न चाहते हुए भी उसे चोल राज्य छोड़कर जाना पड़ा और नंदिनी और आदित्य की प्रेम कहानी का यहीं अंत हो गया। अपनी यादों से आदित्य बाहर आता है और बिना किसी से कुछ सवाल किए, बात किए, वीर पंड्यन को नंदिनी के साथ देख के उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपनी तलवार निकालता है। नंदिनी आदित्य के हाथ जोड़ती है, उससे विनती करती है कि छोड़ दो उसे। नंदिनी की लाख मिन्नतों के बावजूद आदित्य अपनी तलवार से वीर पंड्यन का सर धड़ से अलग कर देता है और नंदिनी को वहीं रोता बिलखता छोड़कर आ जाता है। उसके सैनिक उस झोंपड़ी में आग लगा देते हैं, जिसकी खबर आदित्य को नहीं होती। अरे अरे, ये क्या देख लिया हमने। किसी ने मुझे यहां देखा तो पता चला मुझे भी बलि का बकरा बनना पड़ जाए। इससे पहले कि कोई मुझे यहां देखे, मैं टाइम मशीन के थ्रू वापस चलता हूं। वैसे भी बहुत लेट हो गया है। लेकिन आगे क्या? तो क्या नंदिनी की मौत हो जाती है? सुंदर चोल नंदिनी को देख कैसे हक्के बक्के क्यों हो जाते हैं? क्या कुंदवई सच में नंदिनी से जलती है या कोई वजह थी उसकी इस शादी से इनकार करने की? और क्यों गई थी नंदिनी वीर पंड्यन से मिलने उस झोंपड़ी में? क्या रिश्ता था वीर पंड्यन और नंदिनी का? जानने के लिए सुनते रहिए चोल साम्राज्य की रहस्यमयी कहानी, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। महाराजा की मृत्यु और आदित्य का राज तिलक। ये तो हम सभी जानते हैं कि नारी जब अपने प्रतिशोध पे आती है तो उसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था नंदिनी के साथ। उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही कि उसने एक राजकुमार से प्यार किया था और उसका यह सपना इतना भारी पड़ेगा वो उसे पता नहीं था। यह सपना तो हर लड़की का होता है। मां तो बचपन से कहने लगती है कि घोड़े पे बैठ के एक सुंदर राजकुमार आएगा और तुझे लेके चला जाएगा। तो क्या यह नंदिनी ने सपना देखकर कोई गलती की थी या फिर उसके असली मां बाप ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ था? पर इसमें उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? छोड़ा तो उसके माता पिता ने उसे था। नाम, खून, खानदान हमेशा से ही लोगों को एक दूसरे से जितना जोड़ के रखते हैं उतना ही उसे दूर भी कर देते हैं। बरसों से चली आ रही इस रीति को आदित्य ने खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे भी शायद एक राजमहल में पैदा होने की सजा मिली थी। अरे ये टाइम मशीन इतना बीप बीप क्यों कर रही है? थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है आपका ये सेवक। हाँ हाँ, मुझे पता है कि हमेशा टाइम पे होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, आगे से नहीं होगा। तो चले फिर हमारे चोल देश के राजाओं के पास। वीर पंड्यन पांड्यन राज्य के नरेश थे। चोल और पांड्यन की दुश्मनी काफी समय से चली आ रही है। चोल वंश आज का नहीं है। इस वंश का जन्म तो संगम काल में ही हो गया था और इसके संस्थापक करिकाल प्रथम थे, जिन्होंने सबसे पहले श्रीलंका पे हमला किया था। लेकिन करिकाल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि यह वंश आगे न बढ़ सका। पांड्यन ने चेरों के साथ मिलकर चोल वंश के राज्य पे हमला कर दिया था और जीत हासिल की थी। तो पांड्यन और चोलों की दुश्मनी तो कई 100 वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आदित्य करिकालन द्वारा वीर पंड्यन का सर काट कर ले आने वाली घटना ने तो सबको चौंका दिया है। क्या इसकी वजह नंदिनी है, या फिर पांड्यन और नंदिनी की वो बातें, या फिर नंदिनी का वीर पंड्यन के साथ उस झोंपड़ी में अकेला पाया जाना? सैनिकों द्वारा उस झोंपड़ी को जला तो दिया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने नंदिनी को बचा लिया।
नंदिनी आदित्य द्वारा किए गए अपने इस अपमान को बर्दाश्त न कर सकी। वो पहले अपने खून से सने हाथ की तरफ देखती है और फिर उस क्षण को जब वो आदित्य के पैरों में गिरकर वीर पांड्यन की जिंदगी की भीख मांग रही होती है, और फिर शपथ लेती है कि अब वो चोल वंश का विनाश करके रहेगी और इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े वो करेगी। साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाएगी, परंतु अब वो चुप नहीं बैठेगी। वहां दूसरी ओर महाराजा सुंदर चोल की तबीयत और खराब होने लगी है और उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी। महाराजा सुंदर चोल को हर जगह अब नंदिनी दिखने लगी है, कभी कमरे में अकेले होने पर, तो कभी कभी राजसभा की भीड़ में। उनकी सेवा में लगी नर्सेज में भी उन्हें अब नंदिनी दिखने लगी है। महाराजा का यह व्यवहार सबको बहुत चिंतित कर रहा है। वहां नंदिनी दूसरी ओर अपना जाल बिछा चुकी है। महाराजा अपनी मृत्यु से पहले आदित्य करिकालन को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तम चोल ने खुद को गद्दी पर बैठने का प्रस्ताव सामने रखा। उत्तम चोल सुंदर चोल कजिन ब्रदर हैं। जब उत्तम चोल के पिता की मृत्यु हुई उस समय वो बहुत छोटे थे, इसलिए उनका गद्दी को संभालना संभव न था। उनके भाई अरिंजय ज्यादा दिनों तक गद्दी पर बैठ न सके। साल भर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उत्तम चोल की छोटी उम्र के कारण सुंदर चोल को राजा बनाया गया। और जब गद्दी को पुनः किसी काबिल व्यक्ति को देने की बारी आती है तो राज्यसभा से लेकर जनता तक आदित्य करिकालन को सब अपना राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनता और चोल वंश की नजर में आदित्य करिकालन द्वारा पांड्यन पर जीत उसकी काबिलियत को सिद्ध कर देती है। किंतु उत्तम चोल द्वारा अपना प्रस्ताव रखना सबको एक सोच में डाल देता है। वहीं उत्तम चोल का यह कहना है कि पहले मैं राजा इसलिए नहीं बन सका था क्योंकि उम्र कम थी, इसलिए मेरे पिता द्वारा आपको उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन अब तो मेरी उम्र भी है और मैं आदित्य से बड़ा भी हूं। गद्दी पे सबसे पहला हक मेरा होना चाहिए, ना कि आदित्य का। उत्तम चोल का साथ भी चोल वंश के राज्यसभा के कई लोग भी दे रहे हैं, जो कि उसके और उसके पिता के वफादार हैं। सारी बात बहस होने के बाद यह फैसला हुआ कि आदित्य और उत्तम दोनों को एक प्रतियोगिता का हिस्सा बनना पड़ेगा और जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो इस गद्दी का हकदार होगा। सब लोग इस बात से राजी हो गए। हम देखते हैं कि उसी रात उत्तम चोल किसी से मिलने के लिए राजमहल से अकेले बाहर जाता है। कुछ 3-4 लोग हैं जो कोई संदेशा लेके आए हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि पांड्यन के गुप्तचर हैं। उत्तम राजसभा में हुई सारी बातें उन्हें बताता है और कहता है, जाओ और जल्दी ही इस खबर को उस तक पहुंचा दो, और आगे क्या करना है यह भी जल्द बताना। और उन लोगों को यह आदेश भी देता है कि अब वो ऐसे उन लोगों से मिल नहीं सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर उन्हें वो वहां से जाने को कहता है। वंध्याठेवन को इस बात की खबर लग जाती है और वो अपना सबसे अधिक विश्वास पात्र नाम्बी, जो कि एक ब्राह्मण वैष्णव जासूस है, उसे महल जाकर यह सूचना कुंदवई को देने को कहता है। नाम्बी इस कहानी का बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है। ये चोल वंश के प्रधानमंत्री के लिए खबरें इकट्ठी करता है और क्योंकि ये एक वैष्णव है तो अपनी यात्रा के दौरान अक्सर शैविकों, जो कि शिव धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें चुनौती दिया करता है। ये भेष बदल बदल कर वंध्याठेवन तक खबरें पहुंचाया करता है और कई बार इसने वंध्याठेवन की जान भी बचाई है, इसलिए वंध्याठेवन को इस पर बहुत भरोसा है। ये बात भले ही दूसरी है कि अपनी चुनौती वाली हरकतों से ये कई बार पिट भी चुका है, लेकिन यह नंबी का तरीका था अपनी पहचान को छुपा के रखने का। नंबी महल जाकर कुंदवई को सारी बातें बताता है और फिर फैसला लिया जाता है कि उत्तम चोल को राजा तो नहीं बनाया जाएगा। मगर बात यहां आके फंस जाती है कि अब तो प्रतियोगिता का ऐलान हो चुका है, फिर इसे रद्द कैसे कराया जाए, क्योंकि अगर यह बात बाहर गई तो उत्तम चोल को गद्दार माना जाएगा और उसे मृत्युदंड मिल सकता है। कुंदवई उत्तम चोल के पास जाती है और उससे अपना नाम वापस लेने को कहती है। पहले तो उत्तम चोल उसे मना कर देता है, मगर फिर उसके द्वारा दी गई धमकी और सबूतों को सबके सामने दे देने के डर से वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उत्तम चोल अपना नाम वापस ले लेता है और आदित्य करिकालन को राजा घोषित कर दिया जाता है। महल में चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं और हम देखते हैं कि सुंदर चोल से मिलने हूबहू नंदिनी की शक्ल की एक औरत आई है, पर इसकी और नंदिनी की उम्र में काफी अंतर है। इसका नाम मंदाकिनी है और ये नंदिनी की मां है। सुंदर चोल मंदाकिनी को देखते हैं और फिर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने के डर की वजह से वो वहां से फिर चली जाती है। मंदाकिनी सुंदर चोल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो तो बस उनसे मिलने आई है। लेकिन सुंदर चोल को लगता है कि वो तो मर चुकी थी, फिर यहां कैसे? और उसी रात सुंदर चोल की मृत्यु हो जाती है। पता चलता है कि सुंदर चोल की मृत्यु जहर की वजह से हुई है।
वहां नंदिनी अपना एक और दाव खेल चुकी है। उत्तम चोल भी आदित्य करिकालन के राजा बनते ही महल छोड़ के जा चुका है। मंदाकिनी किसी तरह वहां से जान बचा के भागती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे ही महाराजा की मौत का जिम्मेदार ना समझ लिया जाए। लेकिन मंदाकिनी कभी भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मंदाकिनी को महल से भगाने में कुंदवई उसकी मदद करती है, लेकिन महाराज के कमरे में किसी औरत के होने की खबर राजमहल में सबको लग जाती है। महल में उस औरत की खोज जारी हो जाती है जो आखिरी बार महाराजा के कमरे में गई थी। सबको शक है कि उसी ने राजा को जहर दिया है। अरुल मोजही को पुनः खबर भेजी जाती है कि महाराजा की मृत्यु हो चुकी है, किंतु अरुल मोजही की भी कोई खबर नहीं। कुछ दिन बीत चुके हैं। षड्यंत्रकारी धीरे धीरे अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। महल में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, और फिर हम देखते हैं कि मंदाकिनी नंदिनी से मिलती है। नंदिनी अपनी मां को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब मंदाकिनी बताती है कि सुंदर चोल की मृत्यु की रात वो वहीं थी, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे होश तो मेरे भी उड़ रहे हैं। डेथ, फिर से डेथ। हे भगवान, मैं भी तो था वहां पर। इस कहानी में जब भी किसी की डेथ होती है तो मैं वहां क्यों पाया जाता हूं? और ये नंदिनी, अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसकी मां को वहां देखा था, तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। चलो सेवक जी, बुलाओ अपनी टाइम मशीन को। इस चोल नगरी से जाने का वक्त आ गया। अपने देश को चलते हैं। आखिर कौन है ये मंदाकिनी? क्यों की कुंदवई ने मंदाकिनी की मदद? क्या वो जानती है कि कौन है मंदाकिनी? क्या है नंदिनी की अगली चाल? और कहां है अरुल मोजही? इन सब का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरी चोल वंश की इस दास्तान को, सिर्फ और सिर्फ कोको एफएम पर। सुंदर चोल और मंदाकिनी। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे चोल वंश के कुछ लोग सुंदर चोल और उनके बेटों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और इन सब प्यादों को चलाने वाला और कोई नहीं, नंदिनी है। नंदिनी है तो खतरनाक, लेकिन इस कहानी से आगे क्या होगा उसका मजा तो वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन इस बार सब कुछ दूर से देखा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि आज तो मुझे कोई डेथ ना देखने को मिले। आज मौसम भी कितना सुहावना है, ऐसा कि कुछ सुहाना सा देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो चलिए ना टाइम मशीन जी, आज का सफर शुरू करें। नंदिनी को अपनी शपथ पूरी करनी है, और किसी भी हाल में अब उस गद्दी को अपने कब्जे में लेना है। वहां नंदिनी को पता चलता है कि मंदाकिनी, जो कि उसकी मां है, सुंदर चोल से मिलने उस स्थान पे गई थी जहां उन्हें उनके आखिरी समय में रखा गया था। यह सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं, और वो अपनी मां पे बहुत गुस्सा भी होती है। लेकिन उसे पता है कि उसकी मां बोल नहीं पाती और ना ही वो सुन पाती है, तो वो राहत की सांस लेती है। जी हां, मंदाकिनी बोल और सुन नहीं सकती, और उसने वहां जो देखा उसको वो किसी को बता भी नहीं सकती। इसलिए नंदिनी राहत की सांस लेती है। तो क्या हुआ था उस रात वहां जब मंदाकिनी सुंदर चोल से मिलने वहां गई थी? तो बात यह है कि सुंदर चोल को वहां बंदी बना के रखा गया था, और उनके साथ बहुत ही गंदा सलूक होता था। लेकिन इसकी खबर राजमहल में किसी को भी नहीं थी, क्योंकि आखिरी समय में सुंदर चोल की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और महल में उनका रहना सेफ नहीं था। तो उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। लेकिन जिन लोगों के साथ उन्हें भेजा गया था वो और कोई नहीं बल्कि नंदिनी के आदमी थे, क्योंकि राजमहल में ना तो अरुल मोजही वर्मन थे और न ही आदित्य करिकालन। तो कुंदवई का पूरा ध्यान राजमहल के कार्यभार को संभालने में लगा था, और इसलिए अपने कुछ विश्वास पात्रों के भरोसे सुंदर चोल को उन्होंने गुप्त स्थान पर भेज दिया। और जिस नर्स को उनकी सेवा में रखा गया था वो उन्हें दवाइयों के नाम पे कुछ और ही दे रही थी, जिसकी वजह से महाराजा की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मंदाकिनी जब वहां पहुंचती है तो वो ये सब देख लेती है और कुंदवई को इसकी खबर देने के लिए चली जाती है। तब तक पता चलता है कि महाराजा की मृत्यु हो चुकी है, और मंदाकिनी की बात सुनने से पहले ही कुंदवई मंदाकिनी को वहां से भगा देती है, ताकि कोई उन्हें ही उनकी मौत का दोषी ना समझ ले। मंदाकिनी है भले ही नंदिनी की मां, पर वो दिल की बहुत साफ है, जिसमें ना तो कोई लालच है ना ही कोई छल कपट। और यदि ऐसा होता तो सालों पहले वो सुंदर चोल से अपने हक की डिमांड कर चुकी होती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सुंदर चोल से सच्चा प्यार करती है। हाँ, ये बात सच है, सुंदर चोल एक बार युद्ध से विजयी होकर लौट रहे थे, और यात्रा के दौरान ही वो अपनी सेना की टुकड़ी से बिछड़ गए थे। और आगे बढ़ते बढ़ते वो श्रीलंका के एक छोटे से द्वीप पे पहुंच गए। क्योंकि वो युद्ध से वापसी कर रहे हैं तो उनके शरीर पर काफी घाव भी है, और कई दिनों की यात्रा ने उन्हें थका भी दिया है, और पेट की भूख उन्हें अलग परेशान कर रही है। घोड़े पे सवार सुंदर चोल उस द्वीप के एक छोटे से कबीले में आ जाते हैं,
और एक दरवाजे को खटखटाते हैं। भूख, दर्द और प्यास से व्याकुल सुंदर चोल के शरीर में अब बिल्कुल जान नहीं बची, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो शिथिल होकर दरवाजा खोलने वाले के कंधे पे गिर जाते हैं। और ये दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि मंदाकिनी ने ही खोला। समुंदर का किनारा है, तेज हवा चल रही है, और चांदनी रात में एक हाथ में दिया लिए मंदाकिनी सुंदर चोल को सहारा देती है। लेकिन तेज हवा के कारण दिया बुझ जाता है। लेकिन फिर भी चांद की उस मध्यम रोशनी में मंदाकिनी सुंदर चोल को और सुंदर चोल अपनी बंद होती अधखुली आंखों से मंदाकिनी को निहार रहे हैं, और निहारते निहारते कुछ देर बाद बेहोश हो जाते हैं। मंदाकिनी बहुत खूबसूरत है। यूं कह लीजिए, नंदिनी ने जो अपनी खूबसूरती पाई है वो अपनी मां से उसे जीन्स में मिली है, लेकिन चेहरे पे गुरूर नहीं, शर्म है। मंदाकिनी बगल से अपनी दोस्त को बुला के लाती है, जो समझ लीजिए उस टाइम की डॉक्टर है। शरीर पे घावों पे मलहम लगाने के बाद वो डॉक्टर तो चली जाती है, लेकिन मंदाकिनी पूरी रात सुंदर चोल की सेवा करती है और उन्हें निहारती रहती है। क्या आप जानते हैं सुंदर चोल का नाम सुंदर क्यों रखा गया था? क्योंकि वो भी कम आकर्षक नहीं थे। उनके मुकाबले चोल वंश में कोई पैदा नहीं हुआ था। बहुत ही मनमोहक, सुडौल शरीर, गोरा रंग, किसी का भी दिल जीत ले ऐसी मुस्कान थी उनकी। इसीलिए उनका नाम सुंदर रखा गया था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। शायद यही वजह है कि मंदाकिनी की भी नजरें सुंदर चोल से उस रात हट नहीं रही थी। सुबह हो चुकी है। मंदाकिनी वहीं सुंदर चोल की खाट के बगल में बैठे बैठे सो रही है। सुंदर चोल की आंखें खुलती हैं और वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर शरीर की वजह से उठ नहीं पाते। और फिर पास में सो रही मंदाकिनी को देखते हैं। उनकी भी नजरें उस पर से हट नहीं रही। कितना शांत और मनमोहक चेहरा है। और कुछ कहते तो उससे पहले ही मंदाकिनी की आंखें खुल जाती हैं। मंदाकिनी सुंदर चोल को कुछ खाने को देती है और बताती है कि आपका शरीर अभी कमजोर है, इसलिए अभी आपको यहां कुछ दिन रुककर विश्राम करना पड़ेगा। ठीक होते ही आप जा सकते हैं। सुंदर चोल और मंदाकिनी द्वारा साथ बिताए वो पल मंदाकिनी कभी भूल नहीं पाती, और ना ही सुंदर चोल। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। सुंदर चोल अब ठीक हो चुके हैं और वो मंदाकिनी को बताते हैं कि वो चोल नरेश है। वो मंदाकिनी को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, लेकिन शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। मंदाकिनी, जो कि बोल और सुन नहीं पाती, इशारे में अपनी बात समझाने की कोशिश करती है कि उसे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे मिला ये प्यार उसके जीवन भर के लिए पर्याप्त है। बहुत ही समर्पण था मंदाकिनी के प्यार में। सुंदर चोल मंदाकिनी के लिए बहुत सारे इंतजाम करके जाते हैं और जीवन भर उसका खर्च उठाने के लिए भी कहते हैं। पर मंदाकिनी को उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुंदर चोल ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। एक जिम्मेदारी में बंधे होने के कारण उसे राजमहल तो नहीं ले जा सकते, किंतु उसकी देखभाल का पूरा वचन देते हैं। सुंदर चोल राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मंदाकिनी प्रेग्नेंट है और उसे एक पुत्री पैदा हुई है। और यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि नंदिनी थी, जिसकी खबर सुंदर चोल को तब होती है जब वो नंदिनी से पहली बार उस राज्यसभा में मिलते हैं, जब आदित्य करिकालन नंदिनी से अपने विवाह का प्रस्ताव लेके आया था। इसलिए सुंदर चोल ने जब पहली बार नंदिनी को देखा था तो वो बहुत परेशान हो गए थे। वामन देवी भी इस बात को जानती थी कि सुंदर चोल और मंदाकिनी का रिश्ता था, पर उनकी एक बेटी भी थी, ये बात उन्हें पता भी नहीं थी। नंदिनी को उस राज्यसभा में देख वामन देवी सिर्फ इसलिए परेशान हुई थी क्योंकि उन्हें ज्योतिषी द्वारा कही वो बात याद आ गई थी कि आदित्य करिकालन जिस लड़की से प्यार करता है वही उसकी मौत का कारण भी बनेगी। यदि उससे उसकी शादी हो गई तो इस वंश का विनाश निश्चित है। और कुंदवई को नंदिनी के बारे में पहले से ही सूचना थी। उसे पता था कि मंदाकिनी की एक बेटी है जो और कोई नहीं, नंदिनी है। कुंदवई पहले भी मंदाकिनी से मिल चुकी थी, इसीलिए नंदिनी को सभा में देखते ही उसे पता चल गया था कि वो मंदाकिनी और सुंदर चोल की पुत्री है और आदित्य करिकालन से उसका विवाह होना असंभव है। वहीं दूसरी ओर मंदाकिनी का भी विवाह वीर पंडयन से हो चुका था। आदित्य करिकालन को इन सब के बारे में कोई खबर नहीं है और न ही उसे किसी ने बताना जरूरी समझा। चीजें इस प्रकार उलझ चुकी हैं कि उसे सुलझाना अब किसी के हाथ में नहीं। इसीलिए कुंदवई ने और घर के बाकी सदस्यों ने यह निश्चय किया कि वो नंदिनी को मदुरई
वापस भेज देंगे। कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन। लेकिन आज मंदाकिनी के प्यार और समर्पण को देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह, जाने का टाइम हो गया। कोई नहीं, फिर से वापस आ जाएंगे। ज्यादा देर यहां रुक भी तो नहीं सकते। पता चला घर पे सब ढूंढने लगे। पर यह सब सॉल्व कैसे होगा? क्या नंदिनी को इन सब की खबर थी? क्या इसलिए उसने आदित्य करिकालन से प्यार का खेल रचा था? क्या वो जानती थी कि वो सुंदर चोल की बेटी थी? वीर पंडेयन का इसमें क्या रोल था? और कहां है अरुल मोजाही वर्मन? क्या आदित्य करिकालन अब भी नंदिनी से प्यार करता है? और अब सुंदर चोल की हत्या के बाद क्या है नंदिनी का अगला कदम? और अब कौन सी अनहोनी घटने वाली है राजमहल में? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए चोल वंश की रहस्यमयी दास्तान, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। नंदिनी की शादी और आदित्य करिकालन की मौत। कितना कुछ हो रहा है महल में। इस टाइम पे तो इस सेवक की वहां बहुत जरूरत भी होगी। आज थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। क्या यह पॉसिबल होगा? टाइम मशीन क्या हम आज जल्दी चल सकते हैं? ओहो, ये तो रेडी है। चलिए फिर चलते हैं चोल नगरी। राजमहल में चारों तरफ शोक का माहौल है। आदित्य करिकालन ने पूरा राजकाज तो संभाल लिया, पर नंदिनी के धोखे से अब तक बाहर नहीं आ पाए। आदित्य उस स्थान पे वापस लौट के गया था जहां उसने वीर पंडेयन की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया था और नंदिनी को रोता बिलखता छोड़ आया था। पर वहां जाके उसे कुछ मिलता नहीं है। उसके कुछ सूत्रों से पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसे बचा लिया है। वहीं दूसरी ओर खबर आती है कि अरुल मोजही श्रीलंका से वापस आते वक्त किसी चक्रवात में फंस जाते हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है। राजमहल में सबको लगता है कि अरुल मोजही की मृत्यु हो चुकी है। चोल वंश में राजा के बाद अगर कोई व्यक्ति है जिसकी सब इज्जत करते हैं और उतना ही मान सम्मान देते हैं तो वो है पेरिया। ये चोल वंश के चांसलर हैं। खाने खजाने की सारी चाबी इन्हीं के पास रहती है। सारा हिसाब किताब, पूरे राज्य का लेखा जोखा सब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कितना कर लगेगा, कितना पैसा धार्मिक कार्य में और कितना सैन्य सुरक्षा में, ये सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। ये पल्लू वेटरियार से बिलोंग करते हैं। सुंदर चोल के बहुत अच्छे मित्र हैं। एक बार ये एक युद्ध में गए जिसे इन्होंने बहुत ही बहादुरी से जीता था और जीत के साथ साथ ही अपने शरीर पर 64 घाव भी साथ लाए थे, जिसके निशान इनके साथ ही गए। इन्हें अपने शरीर पर मिले 64 घावों के लिए भी जाना जाता है। नंदिनी का अगला मोहरा यही है। वीर पंडेयन की मृत्यु के बाद एक बार पेरिया पंडेयन किंगडम गए जहां इनकी मुलाकात नंदिनी से होती है। वास्तव में तो नंदिनी ने इनविटेशन कार्ड खुद ही भेजा था और निवेदन किया था पेरिया से कि वो स्वयं यहां आए, उनसे कुछ बात करनी है। पेरिया जब वहां जाते हैं तो नंदिनी को देखकर एकदम मोहित हो जाते हैं। नंदिनी की खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी ढाल है और ये बात वो बखूबी जानती है। और इसी खूबसूरती का फायदा उठाकर उसने रविदास, परमेश्वरम और रीवादास किराम विथन से अपना सारा काम करवा लिया। और यही वजह है कि वीर पंडेयन भी शायद उसके इसी जादू पे फिदा था। उसके एक बार कहने भर की देर होती और सारे मर्द उसके आगे पीछे दुम हिलाने को तैयार रहते। सुंदर चोल की मृत्यु का श्रेय आप इसकी बुद्धिमता के साथ साथ इसकी खूबसूरती को भी दे सकते हैं। यही वजह है कि कुंदवई नंदिनी से बहुत जलती है और नंदिनी कुंदवई से। खैर, नंदिनी तो इसलिए जलती है क्योंकि जो जीवन नंदिनी खुद जीना चाहती है वो जीवन कुंदवई जी रही है। एक राजकुमारी की तरह रहना, सबका मान सम्मान प्राप्त करना, राज्य के लिए गए फैसलों में उसकी सहमति का होना, यह सब नंदिनी भी करना चाहती है। परंतु यह सब हो न सका और अब खुद को पावरफुल बनाने के लिए उसने एक नायाब तरीका सोचा और उसकी सोच रुकी पेरिया पे जाकर। वैसे मानना पड़ेगा, उसका चयन था काफी दमदार। उसकी यह तरकीब कामयाब हो चुकी है। उसने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर दिया है। पेरिया ने वहां से जाते जाते नंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा और नंदिनी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। पेरिया की उम्र 60 की थी और नंदिनी उसकी आधी उम्र से भी कम की थी, पर सत्ता और शक्ति की भूख में उसने उम्र का लिहाज नहीं किया और कुछ ही दिनों के भीतर पेरिया और नंदिनी ने विवाह कर लिया। नंदिनी और पेरिया के विवाह से पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया, लेकिन पेरिया से सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और अब नंदिनी भी रानी बन चुकी है और चोल वंश में हो रहे फैसलों में अब उसकी भी राय ली जाने लगी है। पेरिया नंदिनी की खूबसूरती के इतने कायल हैं कि बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करते। वहीं आदित्य इस बात से बहुत आहत है। धीरे धीरे समय बीतता है। कुंदवई अरुल मोजही को ढूंढने के लिए काफी गुप्तचर भेज चुकी थी।
और अब उसे भी विश्वास होने लगा है कि अब अरुलमोझी कभी वापस नहीं आएगा। वहां नंबी वंदिया ठेवन को सूचित करता है कि महल में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। राजा आदित्य के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उत्तम चोल भी राज्य छोड़ के जा चुके हैं। वंदिया ठेवन कुंदवई को इस साजिश की सूचना देते हैं। आदित्य की पहरेदारी और बढ़ा दी जाती है। पेरिया और नंदिनी द्वारा आदित्य करिकालन को संदेश भेजा जाता है कि वो कादम्बूर आए, उनसे राज्य को लेकर कुछ डिस्कस करना है। कुंदवई आदित्य को वहां जाने से रोकती है। उसे साजिश का पता चल चुका है, लेकिन आदित्य उसकी एक बात नहीं सुनता। वो कहता है कि वो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। राजमहल को अकेले किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कुंदवई चाहकर भी आदित्य के साथ जा नहीं सकती। कुंदवई वंदिया ठेवन को आदित्य के साथ भेजती है। बहुत ही भयावह रात थी वो। महल छोड़ के जाने से पहले ही तूफान आ चुका था। मौसम का रुख देख के आदित्य वंदिया ठेवन को महल में रुकने का आदेश देता है। वो कुंदवई को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। कुंदवई की जिम्मेदारी वो वंदिया ठेवन को देके जाता है, और जैसे जैसे आदित्य कादम्बूर की ओर बढ़ता है, बिजली, बारिश और तूफान अपनी गति बढ़ा देता है। कादम्बूर के महल में घनघोर अंधेरा है, और हाथ में एक मशाल लिए नंदिनी खुद आदित्य का स्वागत करने को खड़ी है। आदित्य को देखकर नंदिनी को अपना प्रतिशोध और अपना अपमान याद आता है। वहीं आदित्य को नंदिनी के साथ बिताए प्यार के वो पल जो उसके दिल में कैद हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक की आंखों में प्यार है तो दूसरे की आंखों में आक्रोश। आदित्य को समझ आ चुका है कि आज उसके जीवन का आखिरी दिन है, पर वो इस बात से खुश है कि अपने इस आखिरी दिन में वो अपने प्यार के साथ है। उसने नंदिनी से किया वादा पूरी तरह निभाया, और अपने दिल में उसके अलावा किसी और को कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए अब तक आदित्य ने विवाह भी नहीं किया। आदित्य बस नंदिनी को देखे जा रहा है। धीरे धीरे मशालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेरिया, रविदास, परमेश्वरम और आखिर में उत्तम चोल। अपने चाचा को वहां देखकर आदित्य को बहुत दुख होता है। उसका कहना था, मैं तो कभी राजा बनना ही नहीं चाहता था, परिस्थितियां ही ऐसी थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पेरिया ने आदित्य को राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी थी, युद्ध कला में निपुण बनाया था, और आज वही पिता समान पेरिया नंदिनी के मोहजाल में फंसकर उसके विरुद्ध खड़े हैं। वो उन्हें प्रणाम करता है और अपनी गलती पूछता है। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज यहां सिर्फ नंदिनी बोलेगी, क्योंकि नंदिनी का जादू बाकियों पे इतना चढ़ गया है कि किसी के पास कुछ था ही नहीं बोलने को। आदित्य बहुत तेज हंसता है और फिर सिर्फ एक विनती करता है कि उस पे वार सिर्फ और सिर्फ नंदिनी ही करेगी। चाहे जितने वार कर लो, पर हर वार का हक सिर्फ नंदिनी का होगा। कम से कम मरने वाले की इतनी इच्छा तो पूरी की जा सकती है। मैंने आप लोगों से किया कोई वादा कभी नहीं तोड़ा, और न ही कभी आप लोगों का दिल तोड़ा। पर हां, मैं नंदिनी के हर वार के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने इसके साथ जरूर गलत किया है। नंदिनी फिर हंसती है और सबको वहां से जाने के लिए कहती है। सब वहां से चले जाते हैं, और फिर नंदिनी उसे वो बताती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। नंदिनी कहती है कि वो कभी भी उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, और ना ही उसने कभी उससे प्यार किया। उसका शुरू से ही मकसद राजगद्दी संभालना था। वो तो हमेशा से ही राजमहल का सुख भोगना चाहती थी, क्योंकि उसका भी उस पर उतना ही हक था जितना तुम्हारा, तुम्हारे भाई का और तुम्हारी बहन कुंदवई का। आदित्य कुछ समझ नहीं पाता। नंदिनी उसे बताती है कि वो मंदाकिनी और सुंदर चोल की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी मां के साथ प्रेम करके सुंदर चोल वापस महल आ गया, और जब बात उसे अपनाने की आई तो उसे किसी ब्राह्मण के यहां दे दिया गया। उसने आदित्य को फिर यह भी बताया कि मंदाकिनी से वीर पंडेयन ने शादी कर ली थी, और उसे जन्म देने के बाद उसकी मां को कुछ भी याद नहीं था। दिल टूट जाने की वजह से वो सब भूल चुकी थी, इसलिए उसने वीर पंडेयन से शादी कर ली। लेकिन जैसे ही उन्हें सब याद आया, वो फिर उन्हें छोड़कर चली गई। उस रात गुप्तचरों ने जो सूचना आदित्य तक पहुंचाई थी, वो सब नंदिनी के कहने पर ही हुआ था। उसने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया था कि तुम्हें लगे कि वीर पंडेयन और मेरे बीच कुछ है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम कुछ ऐसा कर दोगे। मैं तो वह तुम्हारी मृत्यु की साजिश रच रही थी, और तुमने तो मुझे ही उस जलती झोंपड़ी में छोड़ दिया। नंदिनी ने आदित्य को यह भी बताया कि उसके पिता सुंदर चोल की हत्या भी उसी के द्वारा की गई।
जिसमें उसका साथ उसके चाचा उत्तम चोल ने दिया। नंदिनी हर नए खुलासे के साथ उस पर खंजर से एक नया वार भी कर रही थी। जितनी तकलीफ आदित्य को उस खंजर के वार से हो रही थी, उतनी ही नंदिनी की बातों से भी, और सबसे ज्यादा उसके दिए हर धोखे से। आदित्य को अब तक इस बात का दुख था कि उसने नंदिनी को धोखा दिया, लेकिन आज उसे पता चला कि खेल उसके साथ खेला गया था, धोखा उसके साथ हुआ था। नंदिनी के आखिरी वार ने उसकी सांसें पूरी खींच ली और चोल वंश के इस कुलदीपक का अंत हो गया। आज नंदिनी के हाथ फिर से खून से सने हैं, लेकिन राजसत्ता की भूख अभी खत्म नहीं हुई। लगता है ये नंदिनी एक दिन मेरे भी प्राण खींच लेगी। अपने लोगों के अलावा इसने अगर मुझे यहां देख लिया तो मैं तो कभी वापस ही नहीं जा पाऊंगा। जल्दी से अपने टाइम मशीन पे बैठ जाता हूं। क्या ही भयंकर तूफानी रात है ये। टाइम मशीन प्लीज जल्दी ले चलो आज मुझे। कौन होगा चोल वंश का अगला राजा? कौन है नंदिनी का अगला शिकार? क्या अरुल मोजही सच में मर चुका है? क्या कुंदवई नंदिनी को अपनी चाल में कामयाब होने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए चोल वंश की रहस्यमयी घटनाओं का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। अरुल मोजही की वापसी। आज ये सेवक बहुत सैड है, क्योंकि आदित्य की डेथ हो चुकी है। बस आज अरुल मोजही वापस आ जाए। टाइम मशीन आज चलो, हम ही ढूंढ के लाते हैं अरुल मोजही को। अब इस चोल वंश की भागदौड़ उन्हें ही संभालनी होगी। तो चले। आदित्य करिकालन की हत्या हो चुकी है। सबको पता है यह हत्या किसने की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि खुल के बोल सके। पहले महाराज सुंदर चोल की हत्या, फिर आदित्य की हत्या की साजिश। अरुल मोजही का कुछ पता न चलना कुंदवई बिल्कुल अकेले पड़ चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे और किस पे विश्वास करे। लेकिन कुंदवई बहुत ही दूरदर्शी थी। उसे अंदाजा हो चुका था राजमहल में घटने वाली घटनाओं का। इसलिए उसने वंध्या ठेवन को अरुल मोजही का पता लगाने के लिए भेजा था। कुंदवई अब सिर्फ वंध्या ठेवन पर ही भरोसा कर सकती है, क्योंकि यही एक शख्स था जो बिना किसी लालच के चोल वंश के प्रति अपनी निष्ठा निभाए जा रहा है। सभा बुलाई जाती है। पेरिया, राजमाता और राजसभा के बाकी लोग उत्तम चोल को राजा घोषित करने का निश्चय करते हैं। वंध्या ठेवन इस बात का विरोध करता है और कहता है कि अरुल मोजही इस गद्दी का हकदार है और उसे ही राजा बनना चाहिए। क्योंकि वंध्या ठेवन चोल वंश की सेना के सभी टुकड़ियों का सेनापति है, तो उसकी बात भी बहुत मायने रखती है। इसलिए उसकी बात को भी राज्यसभा में कुछ लोगों ने मान लिया। लेकिन बाकियों का कहना है कि अरुल मोजही की तो मृत्यु हो चुकी है, फिर उसे दावेदार कैसे बनाया जा सकता है। इस बात को सुनकर कुंदवई भड़क उठती है। बात को संभालते हुए वंध्या ठेवन कहता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अरुल मोजही की मृत्यु हो चुकी है, और जब तक यह साबित ना हो इस तरह की बातें करके अफवाहों को हवा ना दे। इस बात को सुनकर राज्यसभा में बैठे लोगों ने कहा कि इस बात का प्रमाण कहां है कि छोटे राजकुमार अभी जिंदा है। इस बात पर वंध्या ठेवन कहते हैं कि मेरे पास सबूत है कि वो जिंदा है, पर मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकता। सवाल पूछे जाने पर कि ऐसा क्यों है, तो इस पर वंध्या ठेवन का जवाब होता है कि जिस प्रकार महाराजा और राजा पर हमले हो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजभवन में कोई तो है जो नहीं चाहता कि इस गद्दी पे चोल वंश का कोई भी उत्तराधिकारी बैठे। और जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि इन सबके पीछे कौन है, तब तक कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होगा। कुंदवई को वंध्या ठेवन की बातें बहुत ही प्रभावित करती है और फिर वंध्या ठेवन कुंदवई को राजगद्दी को संभालने का प्रस्ताव सामने रखता है। पूरे महल में हलचल मच जाती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राजकुमारी गद्दी को संभाले। लेकिन तब वंध्या ठेवन महाराजा की घोषणा की याद सबको दिलाते हैं और पूरी राजसभा उस क्षण को याद करने लगती है जब कुंदवई अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आई थी। कुंदवई बचपन से ही बहुत तेज और बुद्धिमान थी। वो उन राजकुमारियों की तरह नहीं थी जो किसी राजकुमार के सपने देखे। वो हमेशा चोल वंश के साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए वो काफी प्रयास भी करती थी। और सुंदर चोल ने भी कुंदवई को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया था। वो उसका पूरा साथ देते थे और शायद यही वजह थी कि कुंदवई के अंदर एक राजा के सारे गुण थे। महाराजा और आदित्य के महल में न होने पर राजकाज का सारा काम कुंदवई ही देखती थी और उसके दिए सारे सुझाव राज्य के लिए फायदेमंद ही साबित हुए थे। यही कारण था कि सुंदर चोल ने कुंदवई को अरुल मोजही की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। महाराजा और आदित्य जब पांड्यन के खिलाफ युद्ध लड़ने गए थे,
तो कुंदवई की सूझबूझ के कारण ही बाहरी आक्रमणकारी महल में प्रवेश नहीं कर पाए थे और उन आक्रमणकारियों से कुंदवई महल में बची छोटी सी सेना के साथ स्वयं लड़ी थी और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध से वापसी के बाद जब यह बात महाराजा सुंदरचोल को पता चली तो उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की कि मेरे और आदित्य और अरुल मोजही के न रहने पर इस वंश के राजगद्दी की सारी जिम्मेदारी कुंदवई ही निभाएगी और उसके द्वारा दिया गया हर निर्देश मान्य होगा और जो भी कुंदवई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसे गद्दार माना जाएगा और वो तुरंत राज्य को छोड़कर जा सकता है। वही कुंदवई भी ये शपथ लेती है कि चोल वंश की समृद्धि के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगी और वो कभी इस राज्य को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। कुंदवई ने अपनी जिम्मेदारी बड़ी निष्ठा से निभाई है, इसलिए चोल वंश के लोग उसका सम्मान भी करते हैं। अरुल मोजही को एक कुशल शासक बनाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। वो स्वयं भी उस युद्ध कला की शिक्षा देती थी और शायद इसी स्वभाव ने वंध्या ठेवन का दिल भी कुंदवई ने जीत लिया था और वंध्या ठेवन की ईमानदारी ने कुंदवई का। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपने प्यार को उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों के बीच नहीं आने दिया और शायद यह भी वजह थी नंदिनी का कुंदवई से जलने की, क्योंकि केवल वंध्या ठेवन ही था जिसको नंदिनी लुभा नहीं पाई है। वो मन ही मन वंध्या ठेवन को प्यार करने लगी थी, लेकिन उसकी नजरों का जादू कभी वंध्या ठेवन पर नहीं चल पाया था। इसका प्रमाण हमें कई बार मिलता है। नामी जो कि एक जासूस है, वो नंदिनी के दूर का भाई है और कई बार उसने वंध्या ठेवन की जान भी बचाई है, नंदिनी के विशेष आग्रह पर। सभी उस क्षण से वापस आते हैं और वंध्या ठेवन द्वारा प्रस्तावित आवेदन को स्वीकार करते हैं। कुंदवई वंध्या ठेवन की समझदारी की सराहना करती है और उसको धन्यवाद देती है। वंध्या ठेवन कुंदवई को बताता है कि अरुल मोजही का पता चल चुका है। वो एक चक्रवात में फंस गया था। जब उस चक्रवात से वो वापस नहीं आया तो सबको लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा है। वो सुंदर व्याहराम में एक बौद्ध कबीले में है, जो कि उसका शरीर अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। दरबार में सबके सामने ये बताना उचित नहीं लगा, इसलिए तुम्हें अभी अकेले में बता रहा हूं। क्या पता उसके वहां होने की खबर पाकर दुश्मन उस पर हमला कर दे। वो बहुत जल्द आने वाला है। यही कारण है कि मैंने राजमहल के फैसलों के लिए तुम्हारा नाम दिया। कुंदवई यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि अरुल मोजही जिंदा है। अरुल मोजही को चक्रवात से पुंकुजाहली नाम की एक नाविक बचाती है। यह वही बोट वुमन है जिसने अरुल मोजही को श्रीलंका पहुंचाया था। इस बोट वुमन को अरुल मोजही से एक तरफा प्यार हो गया था, इसलिए जब भी वो कभी मुसीबत में होता था वो उसे बचाने पहुंच जाती। अरुल मोजही को पता चलता है कि पुंकुजाहली को उससे प्यार हो गया है, तो वो उसे बता देता है कि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है और उसी से उसकी शादी होगी। पुंकुजाहली बिना किसी लालच के इस बात को स्वीकार कर लेती है और उससे कहती है कि उसे उससे कोई उम्मीद नहीं है। अरुल मोजही उसे अपनी मित्र होने की पदवी देता है। पुंकुजाहली मंदाकिनी की भतीजी है और अपनी यात्रा के दौरान अरुल मोजही मंदाकिनी से भी मिलता है। मंदाकिनी ने भी जाने अनजाने अरुल मोजही की कई बार जान बचाई थी। कहते हैं कि अरुल मोजही जब केवल 5 वर्ष का था तो कावेरी नदी में डूब रहा था, तब मंदाकिनी ने ही उसकी जान बचाई थी और तब से ही अरुल मोजही को पोन्नी सेल्वन का नाम दिया गया, जिसका मतलब है कावेरी का पुत्र। इसलिए यात्रा के दौरान जब मंदाकिनी ने अरुल मोजही को देखा तो तुरंत ही पहचान गई थी कि वही सुंदर चोल का पुत्र है। अरुल मोजही को लेकर बचपन में ही उन्हीं ज्योतिषी जिसने आदित्य और नंदिनी की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था कि यह चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा बनेगा और उसका विवाह वानाथी से होगा और वो एक बहुत ही महान शासक को जन्म देगी। अरुल मोजही श्रीलंका यात्रा के दौरान उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसे सुंदर चोल और मंदाकिनी के रिश्ते के बारे में पता चलता है। यह वही कबीला था जहां सुंदर चोल मंदाकिनी से मिले थे। पुनु अरुल मोजही को बताती है कि मंदाकिनी उसकी मासी है और श्रीलंका यात्रा के दौरान अरुल मोजही को बहुत सी ऐसी बातों का पता चलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरुल मोजही जब उस कबीले में पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे सच में हैरान कर देता है। वहां के पत्थरों की कारीगरी और नक्काशियां देख के उसे ज्ञात होता है कि सुंदर चोल और मंदाकिनी को बच्चे भी हैं, जिसमें से एक तो नंदिनी है और एक उसका भाई भी है। भगवान का शुक्र है कि अरुल मोजही मिल गया, वो जिंदा है। थैंक यू टाइम मशीन, इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। चलो चलते हैं वापस अपने देश को दोबारा, फिर आएंगे। लेकिन नंदिनी का भाई, नंदिनी का भाई सुंदर चोल और मंदाकिनी का एक पुत्र भी है। आखिर कौन है वो और कहां है? किसी को इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? क्या वो जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो चुका है?
क्या सुंदर चोल को इसके बारे में कोई जानकारी थी? क्या नंदिनी को इसके बारे में पता है? क्या कुंदवई को इसके बारे में पता है? यदि नंदिनी जानती है अपने भाई के बारे में, तो उसने उत्तम चोल का नाम राजगद्दी के लिए प्रस्तावित क्यों किया? क्या यह नंदिनी की कोई चाल है, या इस बार किस्मत कोई नया खेल रच रही है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए चोल वंश की रहस्यमयी दास्तान को, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। अंतिम पड़ाव। टाइम मशीन चलो, आज जल्दी इस सेवक को अपने अरुल मोजही का स्वागत भी करना है। देखो, एकदम अच्छे से रेडी हूं मैं। और आज तो इस सेवक को यह भी जानना है कि ये नंदिनी का भाई कौन है। सुंदर चोल और मंदाकिनी का एक पुत्र है, और इसकी जानकारी अरुल मोजही को लग चुकी है। इस कहानी के सभी पात्रों के चेहरे अब सामने आ चुके हैं। सत्ता का ये खेल अब कोई छुप के नहीं खेल रहा। बात बस अब इतनी सी है कि कौन अपना दाव पहले चलता है, और कितनी समझदारी से अब परीक्षा सच में होने वाली है, राजनीति और कूटनीति की। अरुल मोजही सबसे विदा लेता है और अपने राज्य के लिए निकलता है। पुंकुजाली का बड़ा भाई मुरुगय्यन अरुल मोजही को सुरक्षित उसके राज्य पहुंचा देता है। कुंदवई चैन की सांस लेती है। अरुल मोजही को देख के कुंदवई पहली बार कमजोर पड़ जाती है, खूब रोती है। कुंदवई को अरुल मोजही और वंध्या ठेवन ने इतना कमजोर कभी नहीं पाया था। बाप और बड़े भाई की मौत का गम वो अरुल मोजही के कंधे पे सर रख के उतार रही है। चट्टान की तरह खड़ी कुंदवई उस दिन पहली बार टूटी थी। अपनों से दोबारा मिलने की उसकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो जाती यदि वंध्या ठेवन उसके साथ ना होता। राजमहल में खुशियां मनाई जाती हैं। बड़े दिनों बाद राजमहल में खुशी के दिए जलाए जाते हैं और पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी जाती हैं। पूरे राज्य ने अब चैन की सांस ली थी। उन्हें भी अब विश्वास हो गया था कि अब उनका रखवाला आ गया है। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रात बीतती है और नया सवेरा सबके लिए एक नई उम्मीद लेके आया था, और अपने साथ एक नया राजा भी। राज तिलक की पूरी तैयारी हो चुकी है। हाथी घोड़े बैंड बाजों के साथ अरुल मोजही का स्वागत किया जाता है। पूरे राज्य की जनता और राजमहल के सभी बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं। नंदिनी भी वहीं है। अरुल मोजही के राज तिलक का कार्यक्रम शुरू होता है कि तभी अरुल मोजही खड़े होते हैं और मुकुट पहनने से मना कर देते हैं। सब हैरान हैं कि आखिर ये क्या हुआ। अरुल मोजही कहते हैं कि वो राजा नहीं बनना चाहते। इस राजगद्दी पर उनका कोई हक नहीं है। उनकी ये बात सुनकर एक लंबी खामोशी छा जाती है। यह हक मुझसे पहले मेरे चाचा उत्तम चोल का है। उनकी ये बात सुनते ही सभी बड़ी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उत्तम चोल स्वयं हैरान हैं। उनके कुछ कहे बिना अरुल मोजही ने यह गद्दी उन्हें कैसे सौंप दी। अरुल मोजही अपने चाचा उत्तम चोल के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मेरा यह प्रस्ताव कृपया आप स्वीकार करें। इस राजगद्दी पे मुझसे पहले आपका हक है। पहले भी यह गलती दोहराई जा चुकी है, परंतु अब यह दोबारा नहीं होगा। आप ही इस वंश के अगले राजा बनेंगे, और मैं आपके सानिध्य में रहकर इस गद्दी का कार्यभार संभालूंगा। नंदिनी उत्तम चोल को रोकती है, किंतु उत्तम चोल उसकी कुछ नहीं सुनता। उसने नंदिनी का साथ भी इस राजगद्दी के लिए ही दिया था, और आज यह राजगद्दी उसे बिना किसी मेहनत के मिल रही थी। उत्तम चोल अरुल मोजही को गले लगाते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं, और इसी के साथ होता है उत्तम चोल का राजतिलक, जो अब चोल वंश के नए राजा हैं। उत्तम चोल के मुकुट पहनते ही अरुल मोजही, कुंदवई और वंध्या ठेवन एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। नंदिनी की अगली और आखिरी चाल को अरुल मोजही वर्मन ने बिखेर के रख दिया था। दरअसल अरुल मोजही वर्मन जब राजमहल वापस आते हैं, तब कुंदवई और वंध्या ठेवन से मंदाकिनी और सुंदर चोल के रिश्ते को लेकर बात करते हैं। उन्हें यह तो पता था कि नंदिनी उनकी पुत्री है, लेकिन उनका कोई पुत्र भी है, इस बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। और इसी समय वंध्या ठेवन को सूचना मिलती है कि हां, सुंदर चोल और मंदाकिनी का एक पुत्र भी है। नंदिनी और वो ट्विंस हैं, जिसकी खबर नंदिनी को भी है, और उसका नाम मधुरांतका है, जो वीर पंड्या का बेटा बनकर रह रहा है। वंध्या ठेवन ने एक बार नंदिनी और उसके भाई को साथ में देख लिया था, और वो उसे राजा बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। उसे कुछ शक तो हुआ था, लेकिन अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसे और सबूतों की जरूरत थी। नंदिनी मधुरांतका को सबसे छिपा के रखना चाहती थी, ताकि समय आने पर वो अपना आखिरी दाव खेल सके और अपनी पकड़ चोल वंश पे मजबूत करने के लिए अपने भाई को इस गद्दी पर बिठा सके। कई लोगों का मानना है कि मधुरांतका नंदिनी और वीर पंड्यन का बेटा भी हो सकता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इसलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं कि चाचा जी को गद्दी दी जाएगी,
जिस गद्दी के लिए उत्तम चोल ने उन लोगों का साथ दिया है, अब उसी गद्दी के लिए वो हमारा वफादार बन के रहेगा। राजा हमारा होगा, लेकिन राज हम करेंगे। नंदिनी उत्तम चोल को इसलिए रोक रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जैसे बाकी राजाओं को रास्ते से हटाया है, वैसे ही इसको भी रास्ते से हटाकर उत्तम चोल को तब गद्दी देंगे और उसका भी वही हाल करेंगे जो बाकियों का हुआ है। लेकिन इस बार चोल वंश की किस्मत नंदिनी नहीं, बल्कि अरुल मोजा ही लिख रहा था। उत्तम राजा बनाया जाता है और अरुल मोजा ही उप महाराज की पदवी हासिल कर सारे राजकाज का भार स्वयं पर ले लेते। तो ये था भारत में 1500 साल तक राज करने वाला चोल वंश, जिसने अपने पूरे जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी झुका नहीं, कभी नहीं रुका। दुश्मनों के छक्के छुड़ाना तो भारत वैसे भी जानता ही है, फिर वो दुश्मन चाहे घर का हो या बाहर का। कैसी लगी आपको चोल वंश की ये उतार चढ़ावों से भरी दास्तान? जरूर बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में, और सुनते रहिएगा ऐसे ही कई रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।